हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग MS पेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो फिर अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कोई भी क्वेश्चन हो तो जल्दी से पूछ लीजिए, ठीक है। और उसके बाद अब हम लोग अपना वीडियो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। MS पेंट इज़ आ डिज़ाइनिंग बेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मतलब कि MS पेंट एक डिज़ाइनिंग पर बेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसके थ्रू हम लोग डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, कोई भी इमेज क्रिएट कर सकते हैं, ग्राफिक्स पिक्सल्स को क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी ड्राइंग बना सकते हैं, कोई लोगो क्रिएट कर सकते हैं, आप लोगो बना सकते हैं, बैनर बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसके थ्रू आप लोग कर सकते हैं। एंड उसके बाद है वी कैन ड्रॉ इमेज एंड पिक्चर्स इन द पेंट। यानी कि हम लोग इमेज को ड्रॉ कर सकते हैं, पिक्चर्स को ड्रॉ कर सकते हैं MS पेंट में। इट्स रन कमांड नेम इज MS पेंट। MS पेंट का रन कमांड नेम MS पेंट है। और रन कमांड नेम का मतलब क्या होता है, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि रन कमांड नेम क्या मतलब। कि रन कमांड नेम का मतलब होता है कि जिस तरह से आप लोगों को सब लोग किस नाम से जानते हैं, आप लोगों की एक पर्टिकुलर नेम से जानते होंगे कि सब लोग किसी एक ना एक नेम से जानते होंगे। जैसे कि मुझे किस नाम से जानते हैं आप सब, संगिनी के नाम से। ठीक उसी तरह से MS पेंट को कंप्यूटर किस नाम से जानता है, MS पेंट के नाम से। तो जिस नाम से जानता है उस नाम को रन कमांड नेम कहते हैं। अगर आप रन कमांड खोलेंगे Windows+R की हेल्प से तो रन कमांड का बॉक्स खुल जाएगा, उसमें आप अपना MS पेंट टाइप कर दीजिएगा। उसके बाद आप ओके पर प्रेस कर दीजिएगा और आपका MS पेंट ओपन हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है इट्स एक्सटेंशन नेम इज़। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा एक्सटेंशन नेम क्या होता है, तो फिर अभी मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। आप परेशान बिल्कुल भी मत होइए। इसका जो एक्सटेंशन नेम है वो है .png .bmp .jpg .jpeg, ठीक है। इसका ये एक्सटेंशन नेम है। अगर आप लोग जल्दी से इसे नोट कर लीजिए और साथ ही इसे लर्न भी रखिएगा। कई बार एग्ज़ाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो फिर इसे नोट कर लीजिए आप लोग। अब उसके बाद हम लोग आते हैं, हाँ आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेरी हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारी कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं हमारी क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं MS पेंट ग्राफिकल ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। यानी कि हम लोग ग्राफिकल ऑब्जेक्ट को MS पेंट में क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट यानी बना सकते हैं। हम लोग कोई भी लोगो ड्रॉ कर सकते हैं, हम लोग किसी भी तरह का बैनर ड्रॉ कर सकते हैं, किसी भी तरह की ड्राइंग ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग ये सारे काम कर सकते हैं MS पेंट में। MS पेंट पिक्सल क्रिएट करता है। पिक्सल क्रिएट का क्या मतलब कि आप लोगों ने कई बार चीज़ों को ये बात देखा होगा कि जैसे कि कोई फ़ोटो धुंधली आती है, कोई फ़ोटो बहुत क्लियर आती है। ऐसा क्यों? जिस फ़ोटो में नंबर ऑफ़ पिक्सल्स कम होंगे तो उसमें फ़ोटो धुंधली होगी, जिस फ़ोटो में नंबर ऑफ़ पिक्सल्स ज़्यादा होंगे उसमें फ़ोटो क्लियर होगी। ये पिक्सल की वजह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, किसी भी फाइल का एक्सटेंशन उसकी पिक्सल पर डिपेंड करता है। ये क्या मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि फाइल का एक्सटेंशन उसकी पिक्सल पर डिपेंड कैसे कर सकता है। जैसे कि अब कुछ एक्सटेंशन ऐसे होते हैं। अब देखिए, पहले तो आप ये वाले आपको दिख रहा है, ये वाले एक्सटेंशंस, ये जो एक्सटेंशन है सभी के पिक्सल्स यानी कि सभी के नंबर ऑफ़ पिक्सल्स अलग अलग है। किसी के ज़्यादा है, किसी के कम है, किसी के उससे कम है, किसी के उससे कम है। यानी कि किसी के भी नंबर ऑफ़ पिक्सल्स बराबर नहीं है, सभी के अलग अलग नंबर ऑफ़ पिक्सल्स हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं व्हाट इज़ एक्सटेंशन। अब हम लोग जानेंगे कि एक्सटेंशन क्या होता है।
तो एक्सटेंशन किसी भी फाइल की आइडेंटिटी होती है। जिस तरह ह्यूमंस का आईडी कार्ड आधार कार्ड होता है, ठीक उसी प्रकार किसी भी फाइल का आईडी कार्ड उसका एक्सटेंशन होता है। समझ में आया? मैं कहना चाहती हूँ, किसी भी फाइल का आईडी कार्ड एक्सटेंशन होता है। जिस तरह से हम लोग का आईडी कार्ड क्या होता है? आधार कार्ड। आधार कार्ड से हमारे बारे में नॉलेज होती है ना, कि हम लोग का जेंडर क्या है, फीमेल है, मेल है, ट्रांस है, या फिर हमारा नेम क्या है, या फिर हमारी एज क्या है, या हम लोग कहाँ के निवासी हैं, या फिर हमारे पिता कौन है। इस तरह की बातें हमें पता चलती है ना। किसी भी इंसान को हमारे बारे में पता करने के लिए उसे बस हमारे आधार कार्ड की ज़रूरत, बस उसे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसी तरह से अगर हम लोग कोई भी फाइल को कंप्यूटर में सेव करते हैं, तो फिर अगर उसमें एक्सटेंशन आप लोग नहीं ऐड करते हो, उसमें एक्सटेंशन अगर आपने नहीं लिखा है, या फिर उस फाइल में एक्सटेंशन सेव नहीं होता है, तो फिर वो फाइल कहाँ पे सेव होगी ये नहीं पता चलता है कंप्यूटर को। एक्सटेंशन की थ्रू कंप्यूटर ये पता लगाता है कि किस एक्सटेंशन की फाइल को किधर रखनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वर्डपैड का एक्सटेंशन नेम होता है .rtf, और MS पेंट का भी मैंने आपको बताया .png, .bmp, .jpg, .jpeg। इस तरह के एक्सटेंशन आपको मैंने बताया। तो अगर आपने किसी फाइल को आपने सेव किया, तो जो आपका कंप्यूटर है वो एक्सटेंशन के थ्रू पता लगाता है कि अगर किसी फाइल के पीछे लिखा हुआ है .rtf, तो उसे पता चल जाता है कि इस फाइल को हमें वर्डपैड की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में सेव करना है। यानी कि ये फाइल वर्डपैड की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की क्रिएट की गई है, इस फाइल को वर्डपैड ने बनाया है और इस फाइल को वहीं पे सेव करना है। इसी तरह से अगर कोई फाइल के पीछे .png लिखा हुआ है, तो फिर उस फाइल को हमेशा कंप्यूटर को पता होता है कि भाई अगर ये एक्सटेंशन है .png, तो पक्का इस वाली फाइल को हमें MS पेंट की जो भी जगह है, स्टोरेज है, उसमें ही हमें सेव करना है, किसी और जगह सेव नहीं करना है। इस तरह से मतलब कि कंप्यूटर एक्सटेंशन के थ्रू उस फाइल का किस जगह लोकेशन सर्च करता है कि भाई इस फाइल की क्या लोकेशन है, किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में इसकी लोकेशन दिखाई दे रही है। ठीक है। अब सोचिए, अगर किसी फाइल की एक्सटेंशन ना हो या फिर डिलीट हो जाए, तो वो फाइल हमें कैसे ओपन होगी, कैसे उस फाइल का कहाँ स्टोरेज होगा। तो फिर अगर किसी फाइल का एक्सटेंशन डिलीट हो जाता है या फिर उस फाइल का एक्सटेंशन लिखा ही नहीं होता है, तो फिर उस फाइल का कभी भी वो फाइल आपकी ओपन ही नहीं होगी, क्योंकि कंप्यूटर को तो यही नहीं पता होगा कि इस फाइल को किधर स्टोर करना है, किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में स्टोर करना है। जब उसे पता ही नहीं होगा, जब वो फाइल स्टोर ही नहीं होगी, तो वो ओपन कैसे हो सकती है। इसी तरह यही इम्पॉर्टेंस है एक्सटेंशन का। इसलिए एक्सटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी फाइल के लिए। जिस तरह से हमारा आधार कार्ड हमारे लिए आइडेंटिफिकेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है। आई होप आप लोगों को ये एक्सटेंशन वाला टॉपिक समझ में आया होगा, और आपकी जो कन्फ्यूजन्स होते हैं एक्सटेंशन को लेकर के, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है। फिर उसके बाद अब हम लोग आते हैं आगे कुछ शॉर्टकट कीज़ के बारे में। ये देखिए, कंपैरिजन इन पिक्सल्स। अब हम लोग जानेंगे कि पिक्सल्स का मतलब आपस में पिक्सल्स की तुलना। जैसे क्या चीज़ इसमें दिखा हुआ है, देखिए .bmp .png से ज़्यादा है। .bmp के जो पिक्सल्स हैं, यानी कि .bmp के जो नंबर ऑफ पिक्सल्स हैं वो .png के नंबर ऑफ पिक्सल्स से ज़्यादा है। इसी तरह से आप लोग गौर करेंगे कि .png के नंबर ऑफ पिक्सल्स .jpeg के नंबर ऑफ पिक्सल्स से ज़्यादा है। ठीक है। इस सीरीज़ को आपको हमेशा लर्न रखनी है, ये बहुत ही काम का है, और इससे ये पता चलता है कि सबसे कम पिक्सल्स किसके होते हैं, सबसे ज़्यादा पिक्सल्स किसके होते हैं। वैसे तो सबसे कम पिक्सल्स मोनोक्रोम के होते हैं। जो मोनोक्रोम होता है वो बहुत ही कम पिक्सल्स स्टोर करता है। तभी आप लोग कभी भी किसी आप लोग सरकारी जो फॉर्म होते हैं, जैसे किसी नौकरी का फॉर्म होता है, किसी इस तरह के जितने भी गवर्नमेंट फॉर्म होते हैं, जितने भी ज़्यादातर आप लोग ऑनलाइन फॉर्म करते हैं,
फिल करवाते हो तो उन सब में आप लोग अपनी जितनी भी फ़ोटो वगैरह होती है उसे हमेशा मोनोक्रोम में ही आप लोग डाउनलोड करवाते हो, अपलोड करवाते हो। इसी वजह से मोनोक्रोम में जब नंबर ऑफ़ पिक्सल्स बहुत कम होते हैं इसलिए उनका जो डेटा स्टोरेज जो होता है वो कम भरता है और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का डेटा वो लोग स्टोर कर पाते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों को तो वो करना होता है, जैसे कि कोई फॉर्म फिल करना होता है और उन्हें जानकारी ही नहीं होती है कि किस फ़ोटो को उसमें किस एक्सटेंशन में अपलोड करना है, तो वो लोग मोनोक्रोम में ही अपलोड करें, उससे ज़्यादा सही होता है और उसके पास भी इतना ही दिया होता है। ठीक है, फिर उसके बाद अब हम लोग आते हैं कुछ शॉर्टकट कीज़ के बारे में। देखिए, कंट्रोल प्लस अप एरो। ठीक, कंट्रोल को अगर अप एरो के साथ आप लोग प्रेस करेंगे तो आपका जो पेज है वो जूम इन हो जाएगा। नेक्स्ट, कंट्रोल प्लस डाउन एरो। कंट्रोल प्लस डाउन एरो को प्रेस करने से पेज आपका जूम आउट हो जाता है। मैक्सिमम जूम साइज़, पेज का जो मैक्सिमम जूम साइज़ होता है वो होता है 800%। मिनिमम जूम साइज़, पेज का मिनिमम जूम साइज़ कितना होता है 12.5%। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट जूम साइज़ कितना होता है? बाय डिफ़ॉल्ट जूम साइज़ 100%। बाय डिफ़ॉल्ट का क्या मतलब हुआ? जैसे कि आपने एमएस पेंट खोला और एमएस पेंट ने खुद अपनी तरफ से आपको कितना जूम साइज़ दिया, वो अपनी तरफ से आपको जूम साइज़ 100% देता है। फिर उसके बाद आप लोग घटा या बढ़ा सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा आता है ये नंबर ऑफ़ पिक्सल्स, कि आपके एक पेज के अंदर कितने नंबर ऑफ़ पिक्सल्स वो पहले से देता है। बाय डिफ़ॉल्ट कितने नंबर ऑफ़ पिक्सल्स एमएस पेंट प्रोवाइड करवाता है, तो 610 × 409 पिक्सल्स एमएस पेंट प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए 610 इस तरह से हाइट एंड विड्थ के अकॉर्डिंग ये नंबर ऑफ़ पिक्सल्स दे रखे हुए हैं। आप लोग इसे भी लर्न में रखिएगा, ये भी बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है ब्रशेस के बारे में, कि आप लोग को अब दिख रहा होगा ब्रशेस, रुकिए, हाँ अब दिख रहा होगा। ये देखिए, आप लोग एमएस पेंट अगर आप लोग चला ही रहे हैं तो फिर ब्रशेस, तो उसमें टूल्स में ब्रश भी प्रोवाइड की जाती है। तो 9 टाइप्स की ब्रशेस होती हैं। 9 टाइप में नंबर 1 हमारी जो ब्रश होती है वो होती है नॉर्मल ब्रश, जो एज ए नॉर्मल ब्रश का काम करती है। ठीक है, हमें जब भी किसी नॉर्मल जगह ब्रश का यूज़ करना पड़ता है तब हम लोग नॉर्मल ब्रश का ही यूज़ कर लेते हैं। फिर उसके बाद सेकेंड आता है कैलीग्राफी ब्रश 1। कैलीग्राफी ब्रश 1 भी होती है, और उसके बाद कैलीग्राफी ब्रश 2। नेक्स्ट, एयर ब्रश, ऑयल ब्रश, क्रेयॉन और मार्कर। फिर उसके बाद और भी ब्रशेस होती हैं। देखिए, पेंसिल ब्रश भी होती है, साथ ही साथ वाटर कलर ब्रश भी होती है। इस तरह से टोटल मिला के हमारे पास 9 टाइप्स की ब्रशेस होती हैं, अलग अलग तरह की। हम लोग इनका यूज़ करके अपनी ड्राइंग को, अपनी ग्राफिकल पिक्सल्स को, अपनी जो डिज़ाइनिंग है इसे बहुत ही परफेक्ट बेटर कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है। आप लोग अगर प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही अच्छा यूज़ कर पाएंगे आप लोग एमएस पेंट का, लोगो बनाने में, बहुत सारी चीज़ें करने में। ठीक है, फिर उसके बाद शेप का भी आपके पास ऑप्शन होता है कि आप लोगों को शेप के भी बहुत सारी चीज़ें मिलती है। सर्कल मिलता है, रेक्टेंगल मिलता है, ट्रायंगल, लाइन, कर्व, ओवल, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। टोटल मिला के 21 शेप्स अवेलेबल होती हैं। मैंने सारे शेप्स नहीं लिखे हुए हैं क्योंकि बहुत टफ था वो चीज़ करना। ओके, फिर उसके बाद लाइन विड्थ के बारे में आप बात करते हैं कि आप लोग जो भी लाइन ड्रॉ करते हो तो कितनी उसकी चौड़ाई है। विड्थ यानी कि चौड़ाई, ठीक है, यानी आप लोग किसी भी लाइन को ड्रॉ करते हो तो फिर उस लाइन की कितनी चौड़ाई है, उस लाइन की चौड़ाई आप लोग अपने अकॉर्डिंग बढ़ा या फिर घटा सकते हैं। जैसे कि 1 पिक्सल्स, इस तरह की आप लोग लाइन विड्थ वाले ऑप्शन में जाएंगे ना तो उसमें 4 टाइप्स के आपको मिलेंगी ऑप्शंस में। फिर उसके बाद अगर और भी बढ़ाना है तो भी ऑप्शन मिल जाता है। ठीक, उसके बाद आपका जो फर्स्ट है, तो अगर उसके आगे भी अगर आपको बढ़ाना है ना लाइन की विड्थ, तो आप लोग कंट्रोल के साथ प्लस का यूज़ कर सकते हैं, तो आपकी जो लाइन की विड्थ है फिर उसके आगे बढ़ जाती है। ठीक है, पहला जो आपका
ऑप्शन होता है 1 पिक्सल। px का मतलब होता है पिक्सल्स। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं आपको कि px का मतलब पिक्सल्स होता है। 3px, 4px एंड 8px, इस तरह से 4 ऑप्शंस मिलते हैं, आप लोग उसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है कलर प्लेट। हमें कलर प्लेट भी मिलती है MS पेंट में। उसमें 20 कलर हमें पहले से मिले होते हैं और जो 10 कलर होते हैं वो हमें खुद से ऐड ऑन करने पड़ते हैं, खुद के कलर खुद बनाने पड़ते हैं, खुद क्रिएट करना पड़ता है उन कलरों को। एक जगह पर आपको ग्रेडियंट कलर का ऑप्शन भी मिलेगा। उसी ग्रेडियंट कलर से आप लोग अलग अलग तरह के कलर्स भी बना सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग खुद क्रिएट कर सकते हैं आप लोग अपने कलर्स। ठीक है, फिर उसके बाद आता है डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़, कि आप जब भी आप MS पेंट खोलते हैं तो वो अपनी तरफ से कितना फॉन्ट साइज़ देते हैं। तो इसका जो आंसर है 11 पॉइंट। ठीक है, PT का मतलब होता है पॉइंट। ओके, नेक्स्ट है मैक्सिमम फॉन्ट साइज़, कि कितना मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कितना फॉन्ट साइज़ हम लोग कर सकते हैं। तो 1638 पॉइंट हम लोग अपना फॉन्ट का साइज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, मिनिमम फॉन्ट साइज़, कितना कम से कम हम लोग फॉन्ट का साइज़ कर सकते हैं। तो कम से कम फॉन्ट का साइज़ 1 PT यानी 1 पॉइंट कर सकते हैं। आपके दिमाग में आप लोग बार बार सोच रहे होंगे कि फ़ॉन्ट क्या। फ़ॉन्ट का मतलब होता है हम लोग जो भी कंप्यूटर पे टाइप करते हैं उसे फ़ॉन्ट कहते हैं। फ़ॉन्ट कहते हैं या फिर टेक्स्ट कहते हैं। ठीक है, आई होप आपकी डाउट सॉल्व हो रहे होंगे। ठीक, नेक्स्ट है F11 का यूज़ करके आप लोग अपनी स्क्रीन को फुल कर सकते हैं। आपकी जो कंप्यूटर की स्क्रीन है, डेस्कटॉप की जो स्क्रीन है, उसे फुल स्क्रीन में चेंज कर सकते हैं। उसके बाद Ctrl+D, इस वाले ऑप्शन का आप लोग यूज़ MS पेंट में मत करिएगा, इसमें नहीं होता है। इसका यूज़ आप लोग या तो आप वर्ड पैड पे करिएगा या फिर MS वर्ड पे करिएगा। ठीक है, इसका यूज़ करके आप लोग पेंट को इंसर्ट कर सकते हैं और लिखा भी है ओनली वर्ड पैड एंड MS वर्ड। ओके गाइस, फिर उसके बाद Window+R का यूज़ करके आप लोग रन कमांड बॉक्स ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर अगर आपको रन कमांड बॉक्स ओपन करना हो तो Window+R का यूज़ करिएगा। ओके, नेक्स्ट है Window+E का यूज़ करके आप लोग अपने कंप्यूटर का विंडो ओपन कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ आ रहा होगा। मैं आगे बढ़ती हूँ। ये देखिए Window+D का यूज़ करके आप लोग डेस्कटॉप शो कर सकते हैं, डेस्कटॉप आपको शो हो जाएगा। फिर उसके बाद Window+F का यूज़ करके आप लोग कोई भी फाइल को सर्च कर सकते हैं, किसी भी तरह की फ़ाइल हो, कोई भी फाइल हो आप सर्च कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद F11 का यूज़ करके आप लोग विंडोज़ का डायलॉग बॉक्स का हेल्प खोल सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद F12 का क्या यूज़ होता है। F12 को आप लोग सेव एज़ के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आप लोग F12 को प्रेस करेंगे तो फिर सेव एज़ ओपन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट Ctrl+A से हमारा कोई भी टेक्स्ट है वो सेलेक्ट हो जाता है। जैसे आपने पूरा एक पैराग्राफ आपको सेलेक्ट करना है तो पूरी चीज़ जितना भी, अगर आपने एक पेज पूरा लिखा हुआ है, ठीक है, अगर आपको पूरा एक पेज करना है सेलेक्ट तो आप लोग बस कंट्रोल के साथ A को प्रेस करिए और पूरा का पूरा पेज आपका सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जब भी आपको पूरी चीज़ें सेलेक्ट करनी हो तो फिर आप लोग इसी चीज़ का यूज़ करिए। ओके, नेक्स्ट है Ctrl+B का यूज़ आप बोल्ड करने के लिए कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी फॉन्ट या टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो आप लोग Ctrl+B का यूज़ करिए। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आपको किसी भी टेक्स्ट या फॉन्ट को कॉपी करना है तो आप लोग कंट्रोल के साथ C को प्रेस करिए। ठीक है, नेक्स्ट है अलाइनमेंट्स। आपके दिमाग में आया होगा कि अलाइनमेंट, व्हाट इज़ अलाइनमेंट। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगी कि क्या होता है अलाइनमेंट। ठीक है, फिलहाल हम लोग अलाइनमेंट के टाइप्स जान लेते हैं। ठीक है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट्स। कौन कौन से, कितने टाइप्स के होते हैं। 4 टाइप्स के अलाइनमेंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट अलाइनमेंट है हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट
आप लोग देख पा रहे होंगे कि लेफ़्ट अलाइनमेंट किस तरह से दिख रहा है। देखिए, ये हमारा कुछ कंप्यूटर की स्क्रीन है और इसमें कुछ हमारा टाइप किया हुआ फ़ॉन्ट है, ठीक है। तो आप लोग इसमें देख पा रहे होंगे कि फ़ॉन्ट के इस साइड पर जो भी मार्जिन है बिल्कुल इक्वल है, जितना ऊपर से है उतना ही नीचे से है। बट राइट साइड का जो भी मार्जिन है वो अनइक्वल है, नहीं इक्वल बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, ऊपर से कितनी ज़्यादा जगह है और बीच में कम जगह है, फिर ये बीच में कम, फिर ये तो अच्छे से नहीं है, ये इक्वल नहीं है, ठीक है। तो लेफ़्ट अलाइनमेंट को जब भी आप अप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरह से आपका फ़ॉन्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आप लोग राइट अलाइनमेंट का यूज़ करेंगे तो आपका फ़ॉन्ट कुछ इसी स्टाइल में हो जाएगा, राइट साइड से इक्वल हो जाएगा मार्जिन और इस लेफ़्ट साइड से आपका इक्वल नहीं रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है सेंटर अलाइनमेंट। ये देखिए, सेंटर अलाइनमेंट में क्या होता है कि ना तो आपका लेफ़्ट से इक्वल होता है ना ही राइट से, बस बीच से लिखना स्टार्ट हो जाता है। सेंटर अलाइनमेंट में हमेशा इस टाइप से ही रहता है, ठीक है। उसके बाद आता है जस्टिफाई अलाइनमेंट। जस्टिफाई अलाइनमेंट का यूज़ करके हम लोग हमेशा दोनों तरफ के राइट हो या फिर लेफ़्ट हो, ठीक है, लेफ़्ट या राइट दोनों तरफ की जो भी मार्जिन्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा ये जस्टिफाई का भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जस्टिफाई और लेफ़्ट इन दो का सबसे ज़्यादा यूज़ हम लोग करते हैं, ठीक है। किसी भी जैसे कि हमारा एप्लीकेशन हो जाता है, एप्लीकेशन फॉर्म होता है, एप्लीकेशन वाला नहीं होता है लीव एप्लीकेशन, तो उसमें भी हम लोग इसका यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरह से आप लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको अलाइनमेंट समझ में आया होगा और आपका ये जो क्वेश्चन था ना कि अलाइनमेंट क्या होता है वो भी सॉल्व हो गया होगा, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि और भी शॉर्टकट कीज़ के बारे में। देखिए, Ctrl+D का यूज़ करके आप लोग फॉन्ट बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। इसकी हेल्प से आप लोग फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट का साइज़ चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, Ctrl+E का यूज़ करके आप लोग सेंटर अलाइनमेंट अप्लाई कर सकते हैं। सेंटर अलाइनमेंट कौन वाला अलाइनमेंट आप लोग को दिख रहा होगा, ये वाला अलाइनमेंट, ये देखिए, हाँ, ये वाला सेंटर अलाइनमेंट कुछ इस टाइप में मैंने आपको अभी बताया था ना। फिर उसके बाद देखिए, फिर Ctrl+F का यूज आप लोग कैसे करेंगे। अगर आपको किसी भी टेक्स्ट को फाइंड करना है, कोई ऐसा टेक्स्ट है आपने कुछ गलत लिख दिया है, जैसे कि डेस्कटॉप आपने हर जगह पर लिख दिया बट उस जगह पर कंप्यूटर आपको टाइप करना था, आप लोग भूल गए थे, तो आपको अगर डेस्कटॉप आपको फाइंड करना है तो आप लोग कंट्रोल के साथ F को प्रेस कर दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद इस तरह से F को प्रेस कर देंगे तो आपको वो डेस्कटॉप जो वर्ड है वो आपको मिल जाएगा कि किस किस जगह पर आपने गलती की थी, ठीक है। बस इसका इतना ही काम होता है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, Ctrl+G। Ctrl+G का क्या यूज़ होता है, Ctrl+G की हेल्प से हम लोग डायलॉग बॉक्स में जा सकते हैं, यानी कि गो टू डायलॉग बॉक्स। नेक्स्ट है Ctrl+H। Ctrl+H के हेल्प से हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को। क्या मतलब, देखिए, अगर हमारा कोई जैसे वर्ड गलत हो गया, हम लोगों ने Ctrl+F की हेल्प से हमने अपने वर्ड उस टेक्स्ट को फाइंड किया। फाइंड करने के बाद हम लोगों ने Ctrl+H की हेल्प से उस टेक्स्ट को रिप्लेस कर दिया अपने दूसरे वर्ड के साथ। कैसे मतलब, जैसे कि हमने डेस्कटॉप वर्ड कुछ गलत कर दिया था, ठीक है, तो पहले Ctrl+F की हेल्प से मैंने डेस्कटॉप वर्ड को फाइंड किया, मतलब अपनी पूरी फाइल से डेस्कटॉप वर्ड को ढूंढ लिया, ठीक। फिर Ctrl+H की हेल्प से हमने डेस्कटॉप वर्ड को कंप्यूटर वर्ड से रिप्लेस कर दिया। हमें नहीं चाहिए था कि हम लोग डेस्कटॉप वर्ड का यूज़ करें, हम तो चाहते थे कि कंप्यूटर वर्ड का यूज़ करना। तो आप लोग इस तरह से कर सकते हैं, Ctrl+H का यूज़, Ctrl+F का यूज़, ओके। फिर उसके बाद आता है Ctrl+I। Ctrl+I का यूज़ करके आप लोग अपने टेक्स्ट को इटैलिक कर सकते हैं। इटैलिक का क्या मतलब, अगर आप हमारे अपने टेक्स्ट को थोड़ा सा तिरछा करना चाहते हैं तो आप लोग इटैलिक का यूज़ करिए। इटैलिक से आप लोग हमेशा अपनी फॉन्ट को थोड़ा सा तिरछा कर पाएंगे, थोड़ा कर्सिव वाला लुक ला पाएंगे, ठीक है।
फिर उसके बाद अगर आप लोग अपने टेक्स्ट को जस्टिफाई अलाइनमेंट करना चाहते हैं कि अपने अलाइनमेंट को थोड़ा जस्टिफाई करना चाहते हैं, दोनों तरफ से आपके जो मार्जिन्स हैं वो बिल्कुल इक्वल करना चाहते हैं, तो आप लोग Ctrl+J का यूज़ करिए। Ctrl+J के हेल्प से आपका जो भी टेक्स्ट है वो बिल्कुल कुछ इस टाइप में हो जाएगा। आप लोग को दिख रहा होगा, रुकिए, हाँ, कुछ इस टाइप में हो जाएगा। ये देखिए, जस्टिफाई अलाइनमेंट इस टाइप में हो जाएगा। आपका जो भी आपका फॉन्ट है वो इस तरह से आपका हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, Ctrl+K की हेल्प से आप लोग अपनी किसी भी फाइल में लिंक को ऐड कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट के साथ अपना लिंक ऐड कर सकते हैं। लिखा है ना, Ctrl+K के थ्रू आप लोग इंसर्ट कर सकते हैं हाइपर लिंक, ठीक है। फिर उसके बाद आता है Ctrl+L। Ctrl+L के हेल्प से आप लोग अपने अलाइनमेंट को लेफ़्ट कर सकते हैं। लेफ़्ट अलाइनमेंट क्या होता है देखिए ज़रा, ये देखिए, लेफ़्ट अलाइनमेंट कुछ इस टाइप में होता है कि लेफ़्ट साइड से आपका जो मार्जिन है वो तो इक्वल होता है, बट राइट साइड से मार्जिन जो होता है वो इक्वल नहीं होता है। इस तरह से कुछ लेफ़्ट अलाइनमेंट हो सकता है। अगर आपको इस तरह का अलाइनमेंट अप्लाई करना है तो आप लोग Ctrl+L का यूज कीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद Ctrl+M। Ctrl+M का क्या मतलब, देखिए, अगर आप लोगों को किसी भी अपने पैराग्राफ में इंडेंट अप्लाई करना है या फिर इंडेंट को बढ़ाना है, अब आपके मन में क्वेश्चन हो रहा होगा कि व्हाट इज़ इंडेंट। इंडेंट का मतलब होता है कि अगर आपको किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी पैराग्राफ को आपको थोड़ी इतनी सी लाइन को छोड़ कर के यहाँ से स्टार्ट करना है और लास्ट में थोड़ा सा इतना छोड़ देना है या फिर इतना छोड़ देना है। अगर आपको इस तरह से कुछ थोड़ा बहुत आगे पीछे इस तरह से टेक्स्ट को करना है तो इसी चीज़ को कहते हैं इंडेंट, ठीक है। अगर आपको अपने इंडेंट को बढ़ाना है या फिर लगाना है तो इस तरह से इंडेंट की चीज़ों को करने के लिए आपको Ctrl+M का यूज़ करना होगा। अगर आप Ctrl+M का यूज़ करेंगे तो आप अपने इंडेंट को लगा पाएंगे, अपने इंडेंट को इंक्रीज़ कर पाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है Ctrl+N। Ctrl+N का यूज़ करके आप लोग किसी भी न्यू पेज को ले सकते हैं, जैसे कि आपने ये अभी पूरा काम कर लिया। फिर उसके बाद अगर आपको एक न्यू पेज चाहिए तो Ctrl+N का यूज़ कीजिए और Ctrl+N का यूज़ करके आप लोग अपना एक अपने न्यू पेज को ले सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपको अपनी फ़ाइल को ओपन करना है तो आप लोग Ctrl+O का यूज़ करिए और Ctrl+O का यूज़ करके आप लोग अपनी फ़ाइल को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है, अगर आप अपनी फ़ाइल को प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे कि आपको अपना रिज़ल्ट निकालना है, निकाल करके उसका प्रिंट आउट निकालना है, तो आप लोग कंट्रोल के साथ P का बटन प्रेस कीजिए, ठीक है। इससे आपकी जो भी फाइल है, आपका जो रिज़ल्ट है वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अब आपको लग रहा है कि हमने इंडेंट लगा तो दिया, बट मुझे इंडेंट को रिमूव करना है। अगर आपको अपने इंडेंट को रिमूव करना है या फिर डिक्रीज़ करना है तो फिर आप लोग कंट्रोल के साथ Q को प्रेस कीजिए, ठीक है। और इससे क्या होगा, आपका जो इंडेंट है वो रिमूव हो जाएगा और जो इंडेंट है उसे डिक्रीज़ भी किया जा सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है, देखिए, ये देखिए ज़रा, राइट अलाइनमेंट। मैंने आपको बताया था ना राइट अलाइनमेंट कैसा दिखता है, ठीक है। राइट तरफ से जो भी मार्जिन्स होते हैं वो इक्वल होता है, लेफ़्ट तरफ से मार्जिन इक्वल नहीं होता है, ठीक है। तो राइट अलाइनमेंट अप्लाई करने के लिए आप लोग Ctrl+R की हेल्प लीजिएगा। फिर उसके बाद अगर आपको कोई भी फाइल सेव करनी है, अगर आपको कोई भी फाइल है आपकी, उस पर आपने वर्क पूरा कंप्लीट कर लिया, अब आपको उसे सेव करना है तो आप लोग Ctrl+S का यूज़ कीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप लोग टैब सेटिंग को ओपन करना चाहते हैं तो फिर कंट्रोल के साथ T का यूज़ कीजिए, ठीक। फिर उसके बाद अगर आप लोग अंडरलाइन लगाना चाहते हैं, आपको किसी भी टेक्स्ट या फॉन्ट में अंडरलाइन करनी है, ठीक है, तो अंडरलाइन करने के लिए आपको Ctrl+U का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपको किसी भी टेक्स्ट को पेस्ट करना है, अब भाई आपने किसी भी टेक्स्ट को कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद अगर आपको पेस्ट करना है तो फिर आप लोग Ctrl+V प्रेस करिए, ठीक। अगर आपको अपनी विंडो को क्लोज़ करना है या फिर रिसाइज करना है
रिसाइज का मतलब होता है आप अपनी जो भी पिक्चर है या फिर कोई भी ड्राइंग है उसका थोड़ा बहुत रेशियो कम ज़्यादा अगर आपको करना है तो फिर आपको Ctrl+W को प्रेस करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है, अगर आपको अपने टेक्स्ट को कट करना है, टेक्स्ट हो गया या फिर आपको अपनी ड्राइंग या फिर आपका लोगो कुछ भी कट करना है तो फिर आपको Ctrl+X का यूज़ करना चाहिए, ठीक। फिर उसके बाद अगर आपको किसी भी टेक्स्ट को दोबारा लिखना है, दोबारा का क्या मतलब, जैसे कि आपने कुछ इस तरह से रीडो लिखा, रीडो लिखने के बाद आपका मन किया कि दोबारा से आपको रीडो लिखना है, तो इसके लिए आपको F4 को प्रेस करना है या फिर आप लोग कंट्रोल के साथ Y को प्रेस कर दीजिएगा, आपका रीडो हो जाएगा। रीडो का मतलब होता है रिपीट करना, किसी भी टेक्स्ट को दोबारा से रिपीट करना, ठीक है। फिर उसके बाद आता है अंडो का मतलब क्या हुआ, जैसे कि आपने किसी ऑप्शन को अप्लाई कर दिया बट आपने वो गलती से कर दिया, अब आप चाहते कि वो ऑप्शन ना अप्लाई हो, तो उसके लिए आप लोग कंट्रोल के साथ Z का यूज़ कीजिए, वो ऑप्शन हट जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपको किसी चीज़ में आपने किसी टेक्स्ट का जो भी कलर है वो आपने चेंज कर दिया, रेड कर दिया, बट आप नहीं चाहते हो कि वो जो टेक्स्ट का कलर है वो चेंज हो, रेड ना हो, आप चाहते हो कि ब्लैक ही रहे, तो आप लोग बस Ctrl+Z का यूज़ कीजिए और अपने टेक्स्ट के कलर को ब्लैक कर दीजिए, ठीक है। और इसी तरह से आप लोग कंट्रोल इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक। या फिर कई बार ऐसा हो जाता है कुछ गलत टाइप हो गया तो आप लोग Ctrl+Z का तब भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, ओके। अब देखिए, अब तो इसके बाद बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ आ गई है, इसको ध्यान से देखिएगा। मैंने ये जो हाईलाइट कर रखा है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपकी हेल्प आएगा लोगो क्रिएट करने में और भी कई बार बहुत सारी चीज़ों में। अलग अलग तरह से आप अपना अगर दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा तो आप लोग बहुत ही अच्छा इसका यूज़ कर पाएंगे, ओके। अगर आप लोग ये सब चीज़ें आप लोगों को MS पेंट में, हाँ, सारी जगह पे आप कर सकते हैं। MS पेंट में कर सकते हैं, वर्डपैड में कर सकते हैं, MS वर्ड में कर सकते हैं। अगर आप लोग 00950 इसको पहले आप टाइप करेंगे, उसके बाद अल्ट के साथ X को प्रेस कर देंगे, दोनों को एक साथ प्रेस करना है, अल्ट X इन दोनों को एक साथ प्रेस करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको अपनी ये बन जाएगा, तुरंत अपनी मर्ज़ी से ये क्रिएट हो जाएगा ओम, ओके। फिर उसके बाद अगर आप स्वास्तिक क्रिएट करना चाहते हैं तो फिर आपको 5350 टाइप करके अल्ट के साथ X को प्रेस करना होगा, फिर उसके बाद आपका स्वास्तिक क्रिएट हो जाएगा, यानी कि स्वास्तिक बन जाएगा, ठीक है। अगर आपको इस टाइप से आपको दिख रहा होगा ये कॉलिंग वाला ये जो सिंबल होता है, आप लोगों ने कई जगह पर कॉलिंग वाला सिंबल देखा होगा। अगर आपको इस टाइप का सिंबल बनाना है तो फिर आप लोग 2706 टाइप करिए और अल्ट के साथ X प्रेस कर दीजिए, ओके। फिर उसके बाद अगर आप लोग मैसेज बॉक्स को अगर आपको, वैसे मैंने लिख रखा है बट ये लिखा हुआ नहीं आएगा, आपको पूरा का पूरा फिगर बना हुआ आएगा। मैसेज बॉक्स का फिगर मैंने बना नहीं पाई क्योंकि वो थोड़ा सा टफ लग रहा था, लेकिन आप लोगों को बाकायदा मैसेज बॉक्स वाला आप लोगों ने कई जगह पर देखा होगा। मैसेज बॉक्स वाला जो भी डायग्राम होता है सेम टू सेम वैसा ही डायग्राम आप लोग बना सकते हैं। अगर आप लोग 2709 को टाइप करके अल्ट के साथ X को प्रेस करते हैं तो आपका मैसेज बॉक्स वाला जो डायग्राम है वो तुरंत ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप लोग एरोप्लेन मोड, आप लोगों ने अपने मोबाइल पे देखा होगा एरोप्लेन मोड, तो वैसे ही जो फिगर होता है, जो डायग्राम होता है, आप लोग, मैंने थोड़ा सा अजीब सा बनाया है, आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं इस चीज़ से। इस टाइप से कुछ इस टाइप का कुछ बन जाता है अगर आप लोग 2708 टाइप करते हो और उसके बाद अल्ट के साथ X को प्रेस करते हो तो फिर आपको इस टाइप का फिगर बन जाएगा, ठीक है। और देखिए मैंने पता है क्या किया था, मैं तो अपने टाइम पर मैंने कॉलिंग वाला इसके थ्रू इसका यूज़ करके मैंने व्हाट्सएप का लोगो बनाया था, ठीक है। तो फिर मैं कोशिश करूँगी कि आपको भी इसके थ्रू से, इसकी मदद से आपको व्हाट्सएप का लोगो बनाना सिखाऊं। मैं कोशिश करूँगी, सेटअप जल्दी से तैयार करूँगी और जल्दी से मैं वो वाला वीडियो ज़रूर लाऊँगी, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि अपनी डेट को कैसे इंसर्ट करें।
भाई आपको अगर चाहिए कि आप डेट को इंसर्ट करना चाहते हो तो फिर आप लोग अल्ट के साथ शिफ्ट और शिफ्ट के साथ डी को प्रेस करिए और इंसर्ट डेट कर दीजिए। ठीक है, इन तीनों की को एक साथ दबाना है, ऐसा नहीं कि आगे पीछे दबाओ फिर उसके बाद डेट इंसर्ट नहीं होगी। जो भी चीज़ें मैं जब भी साथ बोलूँ तो साथ में ही काम करना है। ठीक है, आई होप आपको पसंद आया होगा ये छोटी सी ट्रिक्स। उसके बाद आता है हमारी रेड लाइन और ब्लू लाइन के बारे में डिस्कशन कि आप लोग कंप्यूटर चलाते तो हो, बट आपके दिमाग में क्या कभी ये क्वेश्चन बना कि हम लोग कभी भी कोई भी टेक्स्ट या फॉन्ट लिखते हैं तो उसके नीचे रेड लाइन या फिर ब्लू लाइन क्यों आ जाती है? किसी ने नहीं सोचा, या फिर सोचा है तो फिर किसी ने पूछा नहीं। चलो मैं बताती हूँ। ब्लू लाइन, जब भी ब्लू लाइन आती है तो वो बताती है कि आपने कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक की है, यानी कि आपने कोई भी ग्रामर में, जो आपकी ग्रामर है इंग्लिश की ग्रामर, उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक करी है, इसलिए आपकी ब्लू लाइन ड्रॉ हो जाती है। ठीक है, और अगर आपकी रेड लाइन शो हो रही है, आपकी टेक्स्ट के नीचे रेड लाइन है, उसका मतलब है कि आपने कोई भी स्पेलिंग में मिस्टेक करी है। ठीक है, तो फिर आप लोग मिस्टेक को सुधारिए। ठीक, इस तरह से आपकी रेड लाइन और ब्लू लाइन बताती है। ठीक, फिर उसके बाद आता है कि इंसर्ट टाइम, कि आप अपना टाइम को कैसे इंसर्ट करें। बहुत सिंपल है, अल्ट के साथ आप लोग शिफ्ट और शिफ्ट के साथ टी, इन तीनों की को एक साथ प्रेस करिए और अपने टाइम को इंसर्ट करिए। ठीक, अगर आप लोग किसी भी इमेज को या फिर किसी भी पिक्चर को क्रॉप करना चाहते हो, जिस तरह से मोबाइल में क्रॉप करते हो ना, सेम टू सेम अगर आप कंप्यूटर पे क्रॉप करना चाहते हो तो आप लोग कंट्रोल शिफ्ट और एक्स तीनों को एक साथ प्रेस करिए और अपनी पिक्चर या फिर इमेज को क्रॉप कर दीजिए। ओके, फिर उसके बाद आता है कि हाँ, इंक्रीज इरेजर साइज एंड लाइन साइज। अगर आप लोग इरेजर का साइज़ या फिर आप अपनी कोई भी लाइन जो खींच रहे हो, ड्रॉ कर रहे हो, उसके साइज़ को बड़ा करना है तो फिर आप लोग कंट्रोल के साथ प्लस को प्रेस कर दीजिए और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग अपनी इरेजर के साइज़ को डिक्रीज़ करना चाहते हो या फिर लाइन की साइज़ को डिक्रीज़ करना चाहते हो तो फिर आप लोग कंट्रोल के साथ माइनस का यूज करिए। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप लोग मैग्नीफायर जूम इन करना चाहते हो तो फिर विंडो के साथ प्लस का यूज़ करिए। अगर आप मैग्नीफायर के जूम आउट करना चाहते हो, अगर आप लोग अपना मैग्नीफायर जूम आउट करना चाहते हो तो फिर विंडो के साथ माइनस का यूज करिए। ठीक, नेक्स्ट जूम इन अगर आप करना चाहते हो, जूम इन करने के लिए कंट्रोल के साथ पेज अप का यूज करिए। अगर आप जूम आउट करना चाहते हो तो कंट्रोल के साथ पेज डाउन यूज़ करिए। ओके, फिर उसके बाद आता है प्रिंट। अगर आप किसी भी चीज़ को प्रिंट करना चाहते हो तो क्या करना है, कंट्रोल के साथ पी को प्रेस कर देना है। अगर आप रूलर लगाना चाहते हो, रूलर यानी कि जिस तरह से आपका जो स्केल होता है वो कंप्यूटर पर भी शो करता है, तो फिर अगर आप इसे शो करना चाहते हो तो फिर कंट्रोल प्लस आर का यूज़ कर दीजिए। ठीक, अगर आप ग्रिड लाइन्स लगाना चाहते हो, ग्रिड लाइन का मतलब होता है जो मैथमेटिकल में आप लोग जो भी ग्राफ का यूज़ करते हो वही कंप्यूटर पे शो करता है। ठीक है, अगर आप लोग कंट्रोल के साथ जी को प्रेस करेंगे तो फिर आपकी ग्रिड लाइन शो होने लगेगी। ठीक, फिर उसके बाद अगर आप अपनी फ़ाइल की प्रॉपर्टीज़ जानना चाहते हो कि भाई आपकी फ़ाइल की क्या क्या डिटेल्स हैं, उसकी कितनी मतलब क्या एक्सटेंशन है, क्या पूरी A to Z डिटेल्स, पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज़ आपकी शो होने लगती है प्रॉपर्टीज़ में। इसके लिए आपको कंट्रोल के साथ ई को प्रेस करना होगा और आपकी फ़ाइल की प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी। ठीक, फिर उसके बाद आता है ESC बटन, कीबोर्ड में होती है, ध्यान से देखिएगा, वो भी राइट साइड लेफ़्ट साइड पर होती है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, लेफ़्ट साइड पर होती है, बिल्कुल टॉप पे और बिल्कुल कॉर्नर साइड पे। ठीक है, ESC वाली बटन, इसके थ्रू आप लोग कैंसिल सेलेक्शन यानी कि कोई भी जो सिलेक्शन किया है वो कैंसिल करके आपको जो डायलॉग बॉक्स है उसे क्लोज कर सकते हो, और इसके थ्रू, इसकी हेल्प से आप लोग अपनी जो फुल स्क्रीन है उसको मतलब फुल स्क्रीन से नॉर्मल स्क्रीन में आप लोग ला सकते हो। ठीक है, इसका ऐसे ऐसे यूज़ होता है। ठीक, फिर उसके बाद अल्ट के साथ F4 ये वाली जो की है, अगर आप लोग MS पेंट में
यूज़ करेंगे। MS पेंट के अंदर अगर आपने यूज़ किया, Alt के साथ F4 को प्रेस कर दिया तो फिर आपका जो पेंट है वो क्लोज़ हो जाएगा। पेंट का जो भी विंडो है वो क्लोज़ होगा, लेकिन तब क्लोज़ होगा जब आपने जो पेंट बनाया है उसे आपने सेव कर लिया होगा, तभी क्लोज़ होगा। नहीं तो सबसे पहले वो कहेगा आपसे कि पहले सेव करो उसके बाद क्लोज़ करूँगा, इस टाइप से। और अगर आपने डेस्कटॉप पर ये वाली बटन का यूज़ कर लिया कि Alt के साथ F4 को प्रेस किया तो फिर आपका डेस्कटॉप क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको अब आइंदा से अगर आपको डेस्कटॉप को क्लोज़ करना हो तो आप लोग Alt के साथ F4 का यूज़ करिएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को मेरी MS पेंट की ये वीडियो पसंद आई होगी। तो पसंद आई है तो प्लीज़ जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई भी क्वेश्चन हो या कुछ ऐसा कि जो मेरी इस वीडियो में छूट गया हो तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। कोई भी क्वेश्चन हो तो उसे भी बता दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। ठीक है, और आखिरी में मैं आपसे एक लाइन कहना चाहती हूँ कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। ओके गाइस, बाय बाय, अलविदा, जय हिंद, जय भारत।